सुप्रभात विद्यार्थियों। अपन लोग पढ़ रहे थे मानव में युग्मक जनन। मानव में युग्मक जनन को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन नर के अंतर्गत और अंड जनन मादा के अंतर्गत। शुक्र जनन को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, शुक्राणु निर्माण और उसके पश्चात शुक्राणु पूर्वी का वेदीकरण, शुक्र कायांतरण, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या होता है, शुक्राणुओं पूर्वी में यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या एक सूत्री हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, यानी स्पर्मेटिड का जो निर्माण हुआ है, शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण हुआ है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसका निर्माण हुआ, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, किंतु इसमें नर युग्मक की कार्य क्षमता नहीं होती है। नर युग्मक की कार्य क्षमता क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको शुक्राणु बनने के लिए इसमें अभी विभेदीकरण आवश्यक होता है और इस क्रिया को शुक्र जनन कायांतरण या स्पर्मेटियोलिसिस कहते हैं। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन, शुक्राणु पूर्वी में क्या क्या परिवर्तन होता है जिससे यह शुक्राणु में रूपांतरण हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जिन परिवर्तनों से पूर्व शुक्राणुओं में विभेदित होते हैं वे अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। वेदन से पूर्व इसमें केंद्रक का केंद्रक द्रव्य जो है वो निष्कासित हो जाता है, उसके अंदर से जल की मात्रा निकल जाती है, केंद्रक जो है वो सिकुड़ जाता है, यहां तक कि उसमें जितने भी अवांछित पदार्थ है यानी डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ को छोड़कर अगर आरएनए भी उसमें उपस्थित है तो उसका भी क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। यह सचल शुक्राणु का भार कम करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। केंद्रक का आकार भी क्या होता है, इसमें बदल जाता है ताकि ये आराम से तैरता हुआ मादा युग्मक तक पहुंच सके, और इस तैरने के लिए इसकी गोलाकार संरचना से क्या होता है, ये लंबा और संकरा हो जाता है और विभिन्न जंतुओं में ये विभिन्न आकार का हो जाता है। जैसे अगर अपन मनुष्य की बात करें, सांड की बात करें तो ये अंडाकार पार्श्व से चपटा, चूहों तथा मेंढक में ये कटार रूपी तथा चिड़ियों में सर्पिल आकार का हो जाता है। अब होता क्या है इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है अपने पास केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक के अंतर्गत अब क्या होगा, एक्रोसोम का निर्माण होगा, और एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गोल्जिकाय के विभेदन के द्वारा। यहां गोल्जिकाय बहुत सारी परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है, किसके पास, केंद्रक के पास, ठीक है। गोल्जिकाय के विभेदन से शुक्राणु पूर्वी की गोल्जिकाय अनेक चक्रों में व्यवस्थित कलाओं की जो मध्य में अनेक रिक्तिकाओं को घेरे होती है कि बनी होती है। विभेदन क्रिया के अंतर्गत एक या अधिक रिक्तिकाएं क्या करती है, आकार या परिणाम में बढ़ती है और बढ़कर एक सूक्ष्म सघन काय जिसे पूर्व एक्रोसोम कण कहते हैं दिखाई देने लगता है। अर्थात यहां क्या होगा, ये रिक्तिकाएं इकट्ठा होकर और जो गोल्जी बॉडी है ये इकट्ठी होकर यहां इस छोटे से किसका निर्माण कर रही है, पूर्व एक्रोसोम कण का निर्माण कर रही है। अब ये पूर्व एक्रोसोम कण क्या करता है, एक से अधिक रिक्तिकाएं तथा अनेक कण बनते हैं, वे अंत में सारे के सारे क्या हो जाते हैं, समेकित हो जाते हैं, और ये कण युक्त रिक्तिकाएं केंद्रक से शिखर तक संलग्न रहती है। कोशिका द्रव्य इनमें से बाहर निकल जाता है तथा इसकी कला एक्रोसोमल तथा केंद्रक के अर्धांश द्विपालित टोपी की तरह ढक लेती है। क्या होता है, सबसे पहले ये पूर्व एक्रोसोम जो है वो केंद्रक के साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, और ये रिक्तिकाएं जो है वो आपस में जुड़कर समेकित हो जाती है, और ये केंद्रक है। अब इस केंद्रक को क्या होता है, द्विरूपी संरचना यानी इस प्रकार की संरचना में ये परिवर्तित कर देती है। बाइलोब्ड इस केंद्रक को इस प्रकार से बना देती है, और इसके ऊपर जो है ये अपना एक्रोसोम जो है पूर्वी एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है, और ये रिक्तिकाएं वगैरह जो बचती है ये एक अतिरिक्त परत का इसके अंदर इस प्रकार से एक अतिरिक्त लेयर का निर्माण कर लेती है। ये लेयर केंद्रक को भी चारों तरफ से घेर लेती है, और शुक्राणु जो है वो केंद्रक जो है किसका, स्पर्मेटिड का, वो एक द्विपालित संरचना में रूपांतरित हो जाता है, और एक्रोसोम कण में किण्वक स्थित होते हैं जो निषेचन के समय, या यो कह दे किण्वक का मतलब क्या हुआ, एंजाइम, और ये शुक्राणु की एक्रोसोम जो है टोपीनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। गोल्जिकाय का शेष भाग स्पर्मेटिड के अधिकांश कोशिका द्रव्य के साथ निष्कासित कर दिया जाता है, और इस एक्रोसोम में अंडाणु को गलाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं।
अब देखिए शुक्राणु पूर्वी जो है वो शुक्राणु में इसका रूपांतरण होता है। तो हम दोनों चीजें साथ साथ पढ़ते जाएंगे। क्या? एक तो शुक्राणु की संरचना, क्योंकि इसी दौरान क्या है, किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था इनमें हो रही है, उनको भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो ये तो बन गया अपना क्या, एक्रोसोम, और एक्रोसोम के साथ ये क्या बन गया, शुक्राणु का केंद्रक, और ये सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइडेड हो जाता है दो पार्ट्स में, सेंट्रियोल में, जिसको अपन क्रमशः, ये तो क्या हो गया अपना शुक्राणु का केंद्रक हो गया, और ये हो गया एक्रोसोम, जो शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित रहता है, और इसको अपन केंद्रक और एक्रोसोम को मिलाकर क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। फिर ये आगे इसकी ग्रीवा या नेक, जिसमें दो समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र सेंट्रियोल व्यवस्थित रहते हैं, और उसके बाद में ये हो गया शुक्राणु का मध्य भाग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है व्यवस्थित रहती है। अब देखिए, एक नंबर के प्रश्न के रूप में दोनों प्रकार के तारक केंद्र हैं, उनका कार्य पूछा जा सकता है। दोनों प्रकार के तारक केंद्र का कार्य पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले समीपस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है, निषेचन के पश्चात, निषेचन किसका करेगा, अंडाणु का, निषेचन के पश्चात अंडाणु में विदलन की क्रिया को प्रारंभ करता है। ये याद रखना, इसका कार्य, समीपस्थ तारक काय का कार्य क्या है, निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया को प्रारंभ करना। और दूरस्थ तारक काय का केंद्र क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य है अक्षीय तंतुओं का निर्माण करना, जिससे मिलकर ये पूंछ बनी होती है और मध्य भाग बना होता है। तो ये क्या है, अक्षीय तंतु है। इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, दूरस्थ तारक काय केंद्र के द्वारा। और ये क्या है, शुक्राणु का मध्य भाग है, जिसमें ये ऊर्जा के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार में व्यवस्थित हो जाती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य शेष बचा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं मेनचेट। और पूंछ का निर्माण जो है, ये क्या है, शुक्राणु की पूंछ, जो इसको तरंगित गति करने में सहायता करती है, जिसका निर्माण केवल अक्षीय तंतुओं के द्वारा होता है। अब देखिए क्या होता है कि पूर्व शुक्राणु का तारक काय, तारक काय आप लोग जानते हैं एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है, जो केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में पाया जाता है तारक काय। यह तारक काय क्या करता है, दो नलिकाकार केंद्रक तारक केंद्रों को, अर्थात सेंट्रियोल, समीपस्थ और दूरस्थ में विभेदित हो जाता है, और अलग अलग व्यवस्था या शुक्राणु की जो गर्दन है या अपन कहते हैं ग्रीवा भाग में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। एक सेंट्रियोल शुक्राणु के लंब अक्ष के समकोण बनाता हुआ स्थित हो जाता है, दूसरा इस शुक्राणु के समीपस्थ भाग के पास में स्थित होता है, जिसे दूरस्थ कहते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल अक्षीय तंतुओं का निर्माण करता है, अर्थात ये तंतु पूंछ का क्या होते हैं, आधार भाग होते हैं। यदि अक्षीय तंतु आधार भाग न हो तो शुक्राणु में तरंगित गति नहीं हो पाती। ठीक है, उसके पश्चात शुक्राणु पूर्व में अधिकांश जीवद्रव्य शुक्राणु के साथ निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु के लिए क्या होता है, फालतू होता है। जिस समय केंद्रक के शिखर पर एक्रोसोम का निर्माण होता है, उसी समय इसके विपरीत भाग की ओर ये द्रव्य जो है वो बहने लगता है, जिसे एक्रोसोम तथा केंद्रक पर केवल प्लाज्मा लेमा की एक कला, एक अत्यंत सूक्ष्म परत, ये प्लाज्मा लेमा की एक परत एक्रोसोम और केंद्रक के ऊपर बन जाती है। जिस समय मध्य भाग से पूंछ का निर्माण हो रहा था, उसी समय शुक्राणु का शेष बचा कोशिका द्रव्य शुक्राणु के मध्य भाग से संलग्न हो जाता है, और मध्य भाग से संलग्न हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए रहता है, जिसे अपन मेनचेट कहते हैं। गोल्जी काय के साथ साथ शुक्राणु से ये भी पृथक होता जाता है, और अंत में केवल जब ये निषेचन की क्रिया होगी तो केवल इतना भाग ही जो है, इतना भाग ही यानी समीपस्थ तारक काय तक का भाग ही अंडाणु के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। शुक्राणु में भी कुछ रूपांतरण होते हैं। शुक्राणु में क्या क्या रूपांतरण होते हैं, शुक्राणु पूर्व से शुक्र कायांतरण द्वारा आकारिकी तथा उपापचयी तथा क्रियात्मक रूप से विभेदित शुक्राणु में विभेदित होता है। इस क्रिया में स्पर्मेटोसाइट से निर्मित गोलाकार
अगतिशील अगुणित स्पर्मेटिड एक धागे नमा गतिशील एवं अगुणित शुक्राणु में रूपांतरित होता है। स्पर्मेटिड का केंद्रक एवं गोलजिकाएं सिर पर, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में, दूरस्थ तारकाय केंद्र समीपस्थ तारकाय केंद्र के नीचे और समीपस्थ तारकाय केंद्र के समीप स्थित होता है। और इस सब प्रक्रिया को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क द्वारा दो प्रकार के हार्मोन जिसकी अपन ने पहले भी चर्चा की हुई है, FSH की, और दूसरे की नहीं की हुई, वो ये देख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये स्रावित होते हैं उसके पश्चात ये जो शुक्राणु में रूपांतरण है, यानी शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में रूपांतरण इन हार्मोनों के स्राव के साथ ही प्रारंभ होती है। और एक नंबर का प्रश्न यहाँ एक और बनता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल जो है वो 55 से 60 मिनट तक का ही होता है। प्राणियों में शुक्राणुओं का निर्माण जो है तापक्रम, हार्मोन, मानसिक अवस्था, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित FSH और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा उद्दीप्त होते हैं। इनके द्वारा फिर क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। एंड्रोजन शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। तो एक आपको ये भी प्रश्न याद रखना है, एंड्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है। एंड्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करना। और एंड्रोजन हार्मोन जो है वो किससे प्रेरणा पाते हैं, FSH और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और एंड्रोजन हार्मोन जो है वो शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है। वयस्कता प्राप्त होने पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होने पर वृषण से शुक्राणु जो है निष्कासित होते हैं और या रिलीज होते हैं या मुक्त होते हैं। और यहां से मुक्त होने के पश्चात ये कहां आएंगे, तो अपन जानते हैं जो वृषण के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है जिसको अपन अधिवृषण कहते हैं, वहां पर इन शुक्राणुओं का परिपक्वन और पोषण होता है। वहां इनको तैयार किया जाता है किसके लिए, संलयन की क्षमता के लिए। इसके अलावा शांत विश्राम अवस्था शीत भंडारण में शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन सक्रिय अवस्था में ये भोजन की अनुपलब्धता व अधिक तापमान में ये अधिकतम 55 से 60 मिनट तक ही जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो प्रक्रियाएं पढ़ी, एक शुक्र कायंत्रण और दूसरा शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की ये संरचना है, ठीक है। शीर्ष भाग पर एक्रोसोम है, फिर केंद्रक है, बड़े आकार का जो सामान्य कोशिका में केंद्रक होता है उस प्रकार का यहाँ केंद्रक नहीं होता है। हालांकि इसमें केवल DNA पदार्थ है। उसके बाद में ग्रीवा भाग, ग्रीवा ये हेड है, सिर भाग के अंदर का एक्रोसोम और केंद्रक है। ग्रीवा भाग के अंदर समीपस्थ और दूरस्थ तारकाय केंद्रक है। फिर मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ा सा कोशिका द्रव्य है जिसको मेनचेट कहते हैं। और दूरस्थ तारकाय से अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है जो पूंछ का निर्माण करते हैं। और पूंछ जो है शुक्राणु की तरंगित गति में सहायता करती है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अंड जनन और अंडाणु की संरचना। उसके पश्चात अपना ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।